नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे 10 अप्रैल से 16 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर। तो दोस्तों, आज का मोटिवेशन जो आपको ऊर्जावान बना देगा, सुनिएगा दोस्तों कि हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो सेशन को। और सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है दोस्तों, इमरान खान किस देश के प्रधानमंत्री थे जिनके खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया और वह प्रधानमंत्री पद से हटाए गए? तो दोस्तों, इमरान खान है वो किस देश के प्रधानमंत्री थे? पाकिस्तान के, जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव लागू करके इन्हें हटाया गया। दोस्तों, इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए गए पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री है। और इमरान खान के खिलाफ 8 मार्च को विपक्ष के द्वारा नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया और 9 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव को पारित किया गया। तो किस देश के प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया गया? तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, इमरान खान को, इस पद से हटाया गया। नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो आपका आंसर हो जाएगा मनोज सोनी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, मनोज सोनी जो प्रदीप कुमार जोशी का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 4 अप्रैल 2022 को समाप्त हो गया। मनोज जोशी का कार्यकाल 27 जून 2023 तक रहेगा और मनोज सोनी इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले गुजराती है। अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर मनोज सोनी की स्थायी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की नीदरलैंड की यात्रा से लौटने के बाद इनकी नियुक्ति की जाएगी। तो दोस्तों, यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? मनोज सोनी को। और इससे पहले इस पद पर कौन कार्यरत थे? प्रदीप कुमार सोनी, जिनका कार्यकाल 4 अप्रैल 2022 को समाप्त हो गया। नेक्स्ट दोस्तों, हम बात करें संघ लोक सेवा आयोग की, यूपीएससी की। तो संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1926 को। और भारत के स्वतंत्र होने पर संवैधानिक प्रावधानों के तहत 26 अक्टूबर 1950 को लोक आयोग की स्थापना हुई थी। और संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315, 323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग के भाग 14 के और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि रेत का मकबरा हिंदी का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसके लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेत का मकबरा हिंदी का पहला उपन्यास, इसके लेखक कौन है? गीतांजलि श्री। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, बात करें रेत का मकबरा, गीतांजलि श्री द्वारा लिखा गया एक अंग्रेजी में अनुवाद, डेजी रॉकवेल ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। और रेत का मकबरा ये किसके द्वारा लिखा गया? गीतांजलि श्री द्वारा। और इसे अन्य 5 पुस्तकों के साथ शॉर्ट लिस्ट भी किया गया है। टॉम्ब ऑफ रेड ब्रिटेन में प्रकाशित होने वाली गीतांजलि श्री की पहली पुस्तक है। नेक्स्ट दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जन्मी गीतांजलि 3 उपन्यासों की लेखिका है और उन्होंने कई रचनाओं का अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, सर्बियाई और कोरियाई में अनुवाद किया। डेविड डियोप ने अपनी पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 जीता था। किसने जीता? डेविड डियोप ने। और पुस्तक कौन सी? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करें तो इससे पहले मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार के नाम से जाना जाता था और इस पुरस्कार में अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तक के लिए दिया जाता था। नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने
प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की जागरूकता के लिए किसे शुभंकर को लॉन्च किया? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रकृति, जिसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शुभंकर के रूप में लॉन्च किया। किसे? प्रकृति को। दोस्तों, बात करें केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुभंकर प्रकृति लॉन्च किया और इसके जरिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर जागरूकता फैलाई जाएगी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा प्रकृति शुभंकर को लॉन्च किया गया और यह भारत सालाना लगभग 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा कर रहा है और प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरा उत्पादन पिछले 5 सालों में लगभग दोगुना हो गया है। नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर बेस्ट अवार्ड विजेता विल स्मिथ को कितने वर्ष के लिए फिल्म अकादमी ने एक्टर समारोह से लगा दिया गया है? यानी उस समारोह में प्रतिबंध लगा दिया गया। कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए। किस पर लगाया गया? ऑस्कर बेस्ट अवार्ड विजेता विल स्मिथ पर। दोस्तों, बात करें, विल स्मिथ ने कॉमेडियन क्रिस रॉक को ऑस्कर 2022 के स्टेज पर क्या किया? थप्पड़ मार दिया था और क्रिस ने स्मिथ की पत्नी जेडा पिंकेट स्मिथ के गंजेपन का मजाक उड़ाया था। इसी कारण इस पर यह प्रतिबंध लगाया गया और पिंकेट स्मिथ को एलोपेशिया बीमारी है। ऐसे में विल स्मिथ ने बीच शो में स्टेज पर जाकर क्रिस रॉक को थप्पड़ मार दिया, जिस कारण इस पर 10 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया। दोस्तों, 94वें ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म किसे? कूड़ा को यह सम्मान दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर का सम्मान जेन कैंपियन द पावर ऑफ डॉग और बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड एनकेटो और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म ड्राइव माई कार और बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर का अवार्ड ट्रॉय किट्सर को और बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड जो वॉकर को। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 94वें ऑस्कर अवार्ड 2022। नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 7वीं वर्षगांठ 8 अप्रैल 2022 को मनाई गई और इस योजना को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कब लॉन्च किया गया? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब लॉन्च की गई? 8 अप्रैल 2015 को। दोस्तों, बात करें, यह योजना 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि, छोटे या सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी और इस स्कीम के तहत लोन देश में एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता को बढ़ावा देने के मकसद से दिया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, केंतानजी ब्राउन जैक्सन किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा दे, एग्जाम में छप सकता है कि केंतानजी ब्राउन जैक्सन किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत जज? तो आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, बात करें, सीनेट ने केंतानजी ब्राउन जैक्सन को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में घोषित किया, जिससे वह देश की सर्वोच्च अदालत में सेवा देने वाली 116वें नंबर की पहली अश्वेत महिला बन गई। कौन? केंतानजी ब्राउन। और किस देश की? अमेरिका की। जैक्सन को फरवरी में राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा नामित किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022, इसके अनुसार जो प्रकाशित की गई है रिपोर्ट है वो किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद द्वारा ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 है वो प्रकाशित की गई। दोस्तों, बात करें, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में 93.6 गीगावाट पवन क्षमता स्थापित की गई और 2022 में यह कितनी थी? 95.3 गीगावाट से कम। कुल क्षमता बढ़कर कितनी हुई? 837 गीगावाट। और चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में पवन स्थापना क्षमता में कमी आई है। और साथ ही साथ दोस्तों, इस रिपोर्ट के अनुसार 250 लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पवन स्थापना क्षमता को 1.4 गुना किया जाना चाहिए।
नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री कौन बने। तो दोस्तों 23वें प्रधानमंत्री के रूप में पाकिस्तान में कौन चुने गए? शहबाज शरीफ। और इससे पहले कौन थे? आपके इमरान खान, जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटा दिया गया। और अब प्रधानमंत्री कौन बने? शहबाज शरीफ। दोस्तों इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया गया और विपक्ष के शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया गया। और शहबाज शरीफ के पक्ष में कुल कितने वोट पड़े? 174 वोट। और इमरान खान की पार्टी पीटीआई के सभी सांसदों ने इस्तीफा दे दिया। और शहबाज शरीफ है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN के नेता है। तो कौन चुने गए आपके पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में? शहबाज शरीफ। नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारत की तरफ से T20 क्रिकेट में 1000 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा शिखर धवन, जो इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी है। दोस्तों शिखर धवन अब तक भारत की तरफ से T20 क्रिकेट में 1000 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। हालांकि वर्ल्ड क्रिकेट की बात की जाए तो धवन है वो T20 क्रिकेट में 1000 चौके पूरे करने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में कौन से नंबर पर पहुंच गए? 5वें नंबर पर। और धवन से पहले ये कमाल क्रिस गेल, एलेक्स हेल्स, डेविड वार्नर और एरन फिंच ये कारनामा कर चुके हैं। नेक्स्ट दोस्तों, बोर्डर ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई? 1928 में। और इनके अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली। और उपाध्यक्ष कौन है? राजीव शुक्ला। और सचिव इसके कौन है? जय शाह। और पुरुष टीम के कोच कौन? राहुल द्रविड़। और महिला टीम की कोच रमेश पवार। और BCCI का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। और यह भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली सबसे बड़ी संस्था BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई? 1928 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक कौन है? विनोद राय। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों यह किताब BCCI की COA के अध्यक्ष के रूप में विनोद राय के 33 महीने के कार्यकाल के बारे में है। और उन्होंने अपनी किताब में विराट कोहली और अनिल कुंबले की दरार के बारे में भी लिखा है। नॉट जस्ट अ अकाउंटेंट और रिथिंकिंग गुड गवर्नेंस विनोद राय, कुछ अन्य पुस्तकें भी इनकी छपी हुई है। और विनोद राय भारत के पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG के पद के रूप में कार्यरत रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों हर साल विश्व होम्योपैथी दिवस है वो 10 अप्रैल के दिन होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती के उपलक्ष्य में विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। और यह होम्योपैथी के महत्व और दुनिया में इसके योगदान को चिन्हित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। कब? 10 अप्रैल को। और विश्व होम्योपैथी जागरूकता सप्ताह प्रतिवर्ष 10 से 16 अप्रैल तक इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन, UIDAI ने किसके साथ समझौता किया है? UIDAI ने किसके साथ समझौता किया? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा इसरो के साथ। दोस्तों इंडियन एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी अथॉरिटी UIDAI इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इसरो के राष्ट्रीय रिपोर्ट सेंसिंग सेंटर ने तकनीकी सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। किसके साथ? इसरो ने UIDAI। और एक वेब पोर्टल भी प्रदान करेगा। और इस समझौते के अनुसार राष्ट्रीय रिपोर्ट सेंसिंग सेंटर भुवन आधार पोर्टल विकसित करेगा जो देश भर में आधार कार्ड केंद्रिकों के स्थान की जानकारी प्रदान करेगा। नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI ने हाल ही में
कौन सी योजना शुरू की? तो दोस्तों एएआई द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? आपका आंसर हो जाएगा अवसर योजना। दोस्तों बात करें अवसर योजना के तहत एएआई संचालित हवाई अड्डे पर स्वयं सहायता समूहों को 100 से 200 वर्ग फुट क्षेत्र को आवंटित किया जाएगा और ये स्वयं सहायता समूहों को हवाई अड्डों पर अपने स्थानीय उत्पादों को दिखाने का अवसर देगा। चेन्नई, अगरतला, देहरादून, कुशीनगर, उदयपुर और अमृतसर के हवाई अड्डों पर कुछ आउटलेट पहले ही चालू कर दिए गए। तो कौन सी योजना चालू की गई? अवसर योजना। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में 10 अप्रैल 2022 को 5 दिवसीय माधवपुर खेड़ मेले का उद्घाटन किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माधवपुर खेड़ मेले का उद्घाटन रामनाथ कोविंद द्वारा किस राज्य में किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों बात करें यह मेला एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माधवपुर खेड़ में भगवान कृष्ण और देवी रुक्मणी की शादी का जश्न मनाने के लिए आयोजन किया जाता है और इस प्रसिद्ध माधवराय मंदिर मूल रूप से 13वीं शताब्दी में बनाया गया। यह मंदिर कब बनाया गया? 13वीं शताब्दी में। और इसका उद्घाटन कब किया गया? हाल ही में गुजरात में रामनाथ कोविंद द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। माधवपुर खेड़ गांव गुजरात के पोरबंदर जिले में स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों भारत के प्रसिद्ध मेलों की बात करें तो गंगा सागर मेला कहां पर बढ़ता है? पश्चिम बंगाल में। कुंभ मेला प्रयागराज, हरिद्वार और उज्जैन और नासिक में। पुष्कर मेला राजस्थान में। सोनपुर मवेशी मेला बिहार में। हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख में। अंबुबाची मेला असम में। कोलायत मेला राजस्थान में और बेणेश्वर धाम मेला राजस्थान में पड़ता है। तो ये भारत के प्रसिद्ध मेले हैं जो किस राज्य में भरते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले और साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है, F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री 2022 का खिताब किसने जीता? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री 2022 का खिताब चार्ल्स लेक्लेक किसने जीता? चार्ल्स लेक्लेक। दोस्तों चार्ल्स लेक्लर फेरारी मोनाको ने 10 अप्रैल 2022 को मेलबर्न विक्टोरिया में आयोजित फॉर्मूला 1 F1 2022 ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री का खिताब जीत लिया। और यह 2022 फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का कौन सा दौर था? तीसरा दौर। और सर्जियो पेरेज रेड बुल रेसिंग RBPT मैक्सिको और दूसरे और जॉर्ज रसेल मर्सिडीज ब्रिटेन किस स्थान पर रहे? तीसरे स्थान पर। तो पहले स्थान पर कौन? चार्ल्स लेक्लर। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 100% छपेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लता मंगेशकर पर कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह पहला पुरस्कार नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री जिन्हें लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से नवाजा गया। दोस्तों यह पुरस्कार लता मंगेशकर की याद में शुरू किया गया जिनका फरवरी 2022 में निधन हो गया था और इस पुरस्कार समारोह 24 अप्रैल को मुंबई के षणमुखानंद हॉल में आयोजित किया गया और मंगेशकर परिवार और मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट ने लता मंगेशकर के सम्मान में इस साल से यह पुरस्कार स्थापित किया गया और यह पहला पुरस्कार किसे दिया गया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। दोस्तों गायक राहुल देशपांडे, अभिनेत्री आशा पारेख और अभिनेता जैकी श्रॉफ और मुंबई डब्बावाला नूतन टिफिन सप्लायर्स द्वारा प्रतिनिधित्व भी पुरस्कार प्राप्त करेंगे और यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाएगा लता दीनानाथ पुरस्कार और यह उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने राष्ट्र और उसके लोगों के लिए योगदान दिया। नेक्स्ट दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की तो किस देश ने जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दिए? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश द्वारा जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दिए गए? तो आपका आंसर हो जाएगा
इक्वाडोर। दोस्तों, बात करें इक्वाडोर की सर्वोच्च अदालत ने ऊनी बंदर एस्ट्रेलिटा के मामले को सुनवाई करते हुए अधिकारों को मान्यता देने का फैसला लिया और यह पहली बार है कि जब किसी अदालत ने किसी जानवर पर प्रकृति के अधिकार को लागू किया। और यह किस देश ने लागू किया? इक्वाडोर ने। और इस अधिकार के तहत जानवरों को अस्तित्व और पुनर्जनन का अधिकार भी दिया गया। नेक्स्ट दोस्तों, इक्वाडोर पहले प्रकृति को कानूनी इकाई के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। बोलीविया, न्यूजीलैंड, पनामा, चिली, मैक्सिको, कोलंबिया और बांग्लादेश ने प्रकृति के अधिकारों को मान्यता दी है। और ऊनी बंदर दक्षिण अमेरिका के उत्तरी देशों में पाया जाता है। फोटो में आप देख सकते हैं इस तरह के बंदर है और ये देश के बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर, वेनेजुएला और पेरू में पाए जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है समाज सुधारक महात्मा फूले की जयंती कब मनाई गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 11 अप्रैल को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, एक महान समाज सुधारक, दूरदर्शी विचारक और शिक्षाविद ज्योतिबा फूले की जयंती हर वर्ष 11 अप्रैल को मनाई जाती है। और ज्योतिबा फूले ने सामाजिक समानता, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया। और ज्योतिराव फूले को महात्मा फूले के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जन्म 195 साल पहले 11 अप्रैल 1827 को हुआ और इनका निधन 28 नवंबर 1890 को हुआ। तो यह दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष 11 अप्रैल को। नेक्स्ट दोस्तों, उन्होंने सत्य शोधक समाज और सत्य साधकों के समाज की स्थापना की। और 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला गया। ज्योतिबा फूले ने भारत में छुआछूत और जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए काम किया। और उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ कई अभियान चलाए और जल संकट का भी मुद्दा उठाया। और ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और किसान स्कूल की संस्थापक रह चुकी थी। नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने वाशिंगटन में 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय वार्ता का आयोजन किया है? तो दोस्तों, भारत के साथ किस देश ने वाशिंगटन के अंदर 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय वार्ता का आयोजन किया? तो आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, भारत और अमेरिका ने 11 अप्रैल 2022 को वाशिंगटन में 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय वार्ता का आयोजन किया। और इस वार्षिक बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी भाग लिया और व्यापक वैश्विक राजनीतिक रणनीतिक साझेदारी जैसे विषयों पर चर्चा की। तो भारत के साथ किस देश ने? अमेरिका ने। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? कौन सी मिसाइल? हेलिना। तो किस देश ने परीक्षण किया? तो आपका आंसर हो जाएगा इंडिया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना, जिसका उड़ान परीक्षण ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सफलतापूर्वक किया गया। और उड़ान परीक्षण संयुक्त रूप से डरडो, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना IAF द्वारा आयोजित किया गया। और इस उड़ान परीक्षण को एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH द्वारा लॉन्च किया गया। और इस मिसाइल को लॉक ऑन बिफोर लॉन्च मोड में भी लॉन्च किया गया। आप फोटो में देख सकते हैं इस मिसाइल को, जिसका नाम है हेलिना। नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन, थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारतीय खिलाड़ियों ने 3 गोल्ड सहित कुल कितने मेडल अपने नाम किए? तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा 10। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, 15 सदस्यीय भारतीय मुक्केबाज दल ने फुकेत में थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में 3 गोल्ड मेडल, 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 10 पदक अपने नाम किए। और इसमें स्वर्ण पदक विजेताओं में 2000 अमेरिकी डॉलर मिले हैं। दोस्तों, स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो गोविंद साहनी 48 किलोग्राम में, अनंत प्रहलाद चोपड़े 54 किलोग्राम में और सुमित 75 किलोग्राम में
3 जनों को स्वर्ण पदक, और कांस्य पदक की बात करें तो मनीषा 57 किलोग्राम, पूजा 69 किलोग्राम और भाग्यवती कचारी 75 किलोग्राम, इन तीनों को 3 कांस्य और रजत पदक 4 जनों को दिया गया। अमित पंचाल, मोनिका, वीरेंद्र सिंह और आशीष कुमार, 4 जनों को रजत, 3 को कांस्य और 3 को स्वर्ण, तो कुल मिला के 10 पदक भारतीय टीम के नाम रहे। नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई ने बिना कार्ड के एटीएम से कैश निकालने के लिए किस नई सुविधा को प्रस्तावित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा यूपीआई सुविधा को। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने 8 अप्रैल 2022 को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में यूपीआई के माध्यम से एटीएम चाहे बैंक कोई भी हो पर कार्डलेस बिना कार्ड के कैश निकालने की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया है। किसने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। अभी इस प्रकार की सुविधा कुछ बैंकों में उपलब्ध हो रखी है। दोस्तों, यूपीआई के माध्यम से कैश ट्रांजैक्शन कैसे होगा उसके बारे में बात करें तो एटीएम्स में यूपीआई से कैश निकालने के लिए एक ऑप्शन दिया जाएगा और उसके बाद इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने पर एक यूजर को वह राशि भरनी होगी जो उसे उसमें से निकालनी है, और इसके बाद एटीएम में क्यूआर कोड जनरेट होगा और उसके बाद यूजर को यूपीआई ऐप से इस क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा और अपने पिन नंबर डालने होंगे। नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन, किस प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी ने स्पेस टूरिज्म मिशन के जरिए 3 बिजनेसमैन को आईएसएस भेजा है? तो किस कंपनी ने स्पेस एक्स द्वारा इसे भेजा गया? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, इस मिशन के जरिए 3 अमीर बिजनेसमैन और उनके साथ एक एस्ट्रोनॉट को भी अंतरिक्ष में भेजा गया और ये चारों 1 हफ्ते से अधिक समय के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहेंगे और स्पेस स्टेशन के लिए 4 मेंबर्स वाले क्रू ने स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट में उड़ान भरी। किस रॉकेट में? स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 में। नेक्स्ट दोस्तों, बात करें अगले क्वेश्चन की कि कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा दे। किस देश में 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया स्टेट 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। पिछले 5 संस्करणों में से 4 ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए गए कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स गेम। इस खेलों में 2026 संस्करणों की मेजबानी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर किसी अन्य देश ने रुचि नहीं दिखाई। बर्मिंघम, इंग्लैंड 28 जुलाई से 8 अगस्त तक खेलों के 2022 संस्करण की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट दोस्तों, बात करें राष्ट्रमंडल खेल की तो कॉमनवेल्थ गेम्स को फ्रेंडली गेम्स भी कहा जाता है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन है जो हर 4 साल में आयोजित किया जाता है और इसमें राष्ट्रमंडल राष्ट्रों से भाग लेने वाले एथलीट इसमें शामिल होते हैं। और कॉमनवेल्थ गेम 1930 में आयोजित किए गए थे और भारत में 2010 में कॉमनवेल्थ गेम आयोजित किए गए थे और भारत में अब तक कॉमनवेल्थ गेम्स 181 गोल्ड और 173 सिल्वर और 149 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। कुल मिलाकर भारत ने कुल कितने मेडल जीते? 503। नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग में जीआई टैग मिलेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपियन आयोग में जीआई टैग दिया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को जल्दी एक यूरोपीय आयोग द्वारा भौगोलिक संकेतक टैग जो जीआई टैग दिया जाएगा और यह टैग कांगड़ा चाय को यूरोपीय बाजार में प्रवेश करने का अवसर प्रदान करेगा और कांगड़ा चाय को साल 2025 में भारतीय जीआई टैग में मिला और साल 1999 में कांगड़ा क्षेत्र में चाय की खेती में लगातार सुधार हुआ है। तो किस देश की? हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपियन संघ के जीआई टैग में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, बात करें भारत में जीआई टैग क्या है तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन का इस्तेमाल ऐसे प्रोजेक्ट के लिए दिया जाता है जिनका एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र होता है। वर्ष 2004 में दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया था
और ये भारत की पहली उत्पाद वाली चाय है। और जीआई टैग का पंजीकरण कितने वर्ष के लिए होता है? 10 वर्ष के लिए जीआई टैग किसी को दिया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन, भारत का मुख्य G20 समन्वयक किसे नियुक्त किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। G20 समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन श्रृंगला को। दोस्तों, हर्षवर्धन श्रृंगला 30 अप्रैल को विदेश सचिव के पद से रिटायर हो जाएंगे और इसके बाद मई से वह G20 समन्वयक के रूप में भूमिका निभाएंगे। इससे पहले वो क्या है? विदेश सचिव के पद पर। और G20 के शेरपा भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बने रहेंगे। और 2023 में भारत में होने वाला G20 शिखर सम्मेलन कब होगा? 2023 में। कहां पर होगा? भारत के अंदर। और अब तक सबसे बड़ा बहुपक्षीय आयोजन होगा। कहां पर? भारत में, 2023 में। नेक्स्ट दोस्तों, बात करें G20, G8 और G7 देशों की, तो G7 में कौन कौन सा देश शामिल है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये 7 देश G7 में, और रशिया को शामिल कर दे तो ये 8 देश आपके G8 में शामिल हो जाएंगे। और G20 की बात करें तो इन 8 के अलावा और कौन कौन से दो देश है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको और सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और टर्की। ये सारे देश किस में शामिल है? G20 में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार द्वारा? उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा। दोस्तों, सीएम पुष्कर सिंह धामी कहाँ के? उत्तराखंड के, जिन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया और कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार का अभियान जारी रहेगा। और यह ऐप सतर्कता विभाग द्वारा विकसित किया गया और 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप के माध्यम से लोग अधिकारियों के पास अपनी शिकायत आसानी से करवा सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों के स्कूलों में हॉकी क्लब शुरू करने की घोषणा की है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार द्वारा? उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा। दोस्तों, उड़ीसा सरकार ने राज्य के सभी जिलों में स्कूलों में हॉकी क्लब शुरू करने की घोषणा की। और हॉकी क्लब पहल का उद्देश्य स्कूल स्तर से हॉकी संस्कृति को बढ़ावा देना। और उड़ीसा सरकार राउरकेला में राज्य का दूसरा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम बना रही है। और उड़ीसा में वर्ष 2023 का हॉकी वर्ल्ड का टूर्नामेंट किया जाएगा। कब? 2023 में। उड़ीसा के अंदर जो सबसे बड़ा स्टेडियम हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन को राज्य में समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? क्या क्वेश्चन है? भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन को राज्य में समानता दिवस के रूप में मनाने की किस राज्य ने घोषणा की है? तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। दोस्तों, तमिलनाडु के सीएम M.K. स्टालिन, जिन्होंने घोषणा की कि डॉक्टर B.R. अंबेडकर को जन्मदिन के रूप में समानता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और सरकार द्वारा डॉक्टर अंबेडकर की चुनिंदा पुस्तकों का तमिल में अनुवाद किया जाएगा। अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग नरसंहार की वर्षगांठ किस दिन मनाई गई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ? 13 अप्रैल को। दोस्तों, बात करें 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण बैठक का आयोजन किया जा रहा था। और उसी समय जनरल डायर ने हजारों लोगों की भीड़ पर गोलियां चलाई और उसके आदेश से, जिसमें बड़ी से बड़ी संख्या में निर्दोष लोग मारे गए थे। किस दिन? 13 अप्रैल को। और 13 अप्रैल 2022 को जलियांवाला बाग कांड के रूप में 103 वर्ष हो गए और 13 अप्रैल को यह मनाया गया। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड, यह हत्याकांड पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। और जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के खिलाफ
विरोध का प्रदर्शन किया जा रहा था और जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई और इसकी सूचना जनरल डायर को लगती है और वह लोगों पर बिना चेतावनी के गोली चला देता है, जिससे हजारों निर्दोष लोग मारे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष फिर से कौन नियुक्त किए गए? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? इकबाल सिंह लालपुरा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों वह पंजाब केडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। कौन? इकबाल सिंह लालपुरा। और उन्होंने सितंबर 2021 में एनसीएम अध्यक्ष पद के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्होंने पंजाब पुलिस के उप महानिरीक्षक डीआईजी के रूप में भी कार्यरत रह चुके। कौन? इकबाल सिंह लालपुरा। नेक्स्ट दोस्तों बात करें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की, तो इसे केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत स्थापित किया था और यह एक वैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? वैधानिक निकाय। और इसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं और एनसीएम की स्थापना पहली बार मई 1993 में की गई थी। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ज्ञानपीठ का, वो किसे दिया गया? नीलमणि फुकन को। दोस्तों बात करें असम के सीएम हेमंत बिस्वा ने 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए और इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र, एक शॉल और 11 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है और उन्हें वर्ष 1990 में पद्मश्री मिला था और 2002 में साहित्य अकादमी फेलोशिप भी मिल चुका है। और इनकी प्रमुख रचनाएं सूर्य हेनु नामी आहे नोडियदी और गुलाबी जमुर लग्र और कोबिता, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय साहित्य पुरस्कार है और यह पुरस्कार 1965 में दिया गया था पहली बार। और भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में मौजूद 22 भाषाओं में से किसी में भी लिखता है तो उसे यह ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाई गई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाई गई? 14 अप्रैल को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था और इसी दिन को भीम जयंती भी कहा जाता है। और अंबेडकर भारतीय संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और बाद में देश के पहले कानून मंत्री बने गए और बचपन में उन्होंने दलितों के होने वाले छुआछूत और भेदभाव को झेला और इसके विरोध में मुखर रहे। 1990 में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया। नेक्स्ट दोस्तों बात करें भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर, तो इनका पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर और भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं। कौन? भीमराव अंबेडकर। और उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डायरेक्टर की उपाधि प्राप्त की और सन 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। किसने? भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन किस में राज्य महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं? किस राज्य के अंदर महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा देना। तो आपका आंसर हो जाएगा असम के अंदर महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले। दोस्तों असम के दीमा हसाओ जिले में कई महापाषाण काल के पत्थर पाए गए। आप फोटो में देख सकते हैं इस तरह के पत्थर की खोज हुई है और इस खोज ने दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के बीच संभावित लिंक को उजागर किया। और असम में खोजे गए जार को पहली बार साल 1929 में जॉन हेनरी हटन और जेम्स फिलिप मिल्स और ब्रिटिश सिविल सेवकों द्वारा देखा गया था। तो ये जो महापाषाण काल के जो पत्थर है वो कहां पर देखे गए? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 8.7% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया? तो दोस्तों जीडीपी जो अनुमान ग्रोथ है वो 8.7 से घटाकर कितने प्रतिशत किया गया? 8%। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों बात करें विश्व बैंक ने पूरे दक्षिण एशिया इलाके का जीडीपी ग्रोथ
इस दौरान 6.6% रहने का अनुमान लगाया जाता है, जो पहले 7.6% था। और विश्व बैंक ने महामारी और महंगाई के चलते भारत में जीडीपी ग्रोथ को अनुमान को घटाया है और विश्व बैंक ने दक्षिण एशियाई इलाकों में अफगानिस्तान को शामिल नहीं किया है। नेक्स्ट दोस्तों आज की इस वीडियो सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। अगर आपको ये आज का वीडियो सेशन करंट की क्लास है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे लाइक करें। और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।